हाय वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। वीकली करंट अफेयर्स के इस प्रेजेंटेशन में आप सबका वेलकम है। सो हम जुलाई 1 to 7 तक के जो करंट अफेयर्स हैं, जुलाई 1 to 7 2024 के जो करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करेंगे। सो इसमें कंटेंट में हम पॉलिटी के कुछ करंट अफेयर्स हैं इस वीक हमारे पास अच्छे, उनको डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद इकोनॉमी, देन इकोनॉमी के बाद ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर में कुछ खास कोई बड़ा कोई इशू नहीं है करंट अफेयर्स का जिसको हम डिस्कस कर पाएँ। देन उसके बाद एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के बाद सोशल, सोशल के बाद हेल्थ केयर, हेल्थ के बाद इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के बाद सिक्योरिटी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक। इन सारे हेडिंग्स के अंदर में हमारे पास ऐसे कुछ करंट अफेयर्स हैं जिनको हमको डिस्कस करना है, जो हमारे पूरे वीक का करंट अफेयर का रैप अप करेंगे इंपॉर्टेंट वाले। स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ आपको रिपीट कर दूं। पहली चीज़, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं उन सबको कवर करने की पूरी पूरी अच्छे से हमारी कोशिश रही है इस प्रेजेंटेशन में। और दूसरी बात, टू द पॉइंट डिस्कशन हम करने की कोशिश करेंगे, इधर उधर ना जाके या किसी भी टाइप का एक्सटेंडेड डिस्कशन ना करके। करंट अफेयर को रिवीजन और रिवीजन के साथ साथ में अंडरस्टैंडिंग, इन दोनों कोर कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, इन दोनों चीज़ों के कवरेज का हम ख्याल रखेंगे। तो सबसे पहले पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी में आपको पता होगा नए क्रिमिनल लॉज जो हैं वो फोर्स में आ गए हैं। तो पुराने जो क्रिमिनल लॉज हमारे फोर्स में थे उनको रिमूव करके रिप्लेस करके 3 नए क्रिमिनल लॉज लाए गए हैं, जिनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये 3 लॉज लाए गए हैं आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट 2024 को रिप्लेस करने के लिए। तो इन तीनों के ही अपने अपने फीचर हैं, इन तीनों के की फीचर देख लेते हैं जो हमारे काम में आएंगे। सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर में कौन से कुछ इंपॉर्टेंट नए प्रोविजन ऐड करे गए हैं। सबसे पहले इसमें पनिशमेंट में कम्युनिटी सर्विस का भी एक एक टाइप ऑफ पनिशमेंट ऐड किया गया है। पुराने सारे मोस्ट ऑफ द ऑफेंसेस को रिटेन किया गया है, सिर्फ कम्युनिटी सर्विस के फॉर्म में एक नई पनिशमेंट ऐड की गई है। दूसरा, सेडिशन मतलब राजद्रोह, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में किसी भी टाइप में किसी भी फॉर्म में वायलेंस इंसाइट करने की जो जो थिंग है जिसको सेडिशन बोला जाता है, इसको अब ऑफेंस नहीं माना जाएगा। देन इसके बाद बीएनएस जो है इसके अंदर में भारतीय न्याय संहिता के अंदर में ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक तरीके से टेररिज्म को एक ऑफेंस की तरह के इंक्लूड किया गया है। इसको प्रॉपरली डिफाइन किया गया है जो अभी तक पुराने एक्ट में प्रॉपरली डिफाइन नहीं था। इसके अंदर में कोई भी पर्सन जो इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को थ्रेटन करने की कोशिश करता है या जनरल पब्लिक को इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है या पब्लिक ऑर्डर को डिसऑर्डर करने की कोशिश करता है, उसे टेररिज्म माना जाएगा। इसके बाद में ऑर्गेनाइज क्राइम जो है इसको भी ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा अब, ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक तरीके से। इसके पहले ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर में जो क्राइम्स आते थे जैसे कि किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, साइबर क्राइम, इनको इंडिविजुअल क्राइम की तरह ट्रीट किया जाता था, लेकिन अब ऑर्गेनाइज क्राइम को प्रॉपरली एक डिफाइंड तरीके से इंक्लूड कर लिया गया है। और लास्ट में कोई भी ग्रुप ऑफ पाँच पाँच या पाँच से ज़्यादा लोगों का कोई भी ग्रुप अगर किसी आइडेंटिटी के बेसिस पे किसी की किलिंग करता है, जिसको हम जनरली मॉब लिंचिंग बोलते हैं, तो ये मॉब लिंचिंग की पनिशमेंट जो है मिनिमम 7 ईयर्स से पेनाल्टी से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ तक भी उन्होंने इंक्लूड कर दिया। इसके बाद आते हैं दूसरे एक्ट पे, इसका नाम है भारतीय साक्ष्य एक्ट या इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करता है। इसमें जो की प्रोविजन इंक्लूड किया गया है वो ये कि पुराने एविडेंस एक्ट में डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंस को अकाउंट में लिया जाता था। यहाँ पे अब नए एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो हैं या ई एविडेंस जो है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस फॉर्म में जो एविडेंस हैं, इनको भी अब एडिशनल दर्जा दिया गया है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर में। तो अब ये पहले ये सेकेंडरी एविडेंस की तरह ट्रीट किए जाते थे, लेकिन अब ये भी प्राइमरी एविडेंस की तरह ट्रीट किए जाएंगे और उनकी भी इंपॉर्टेंस ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बराबर मानी जाएगी। देन इसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट एक्ट है दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो ये इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर होती है, इनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस होते हैं वो इसके अंदर में डील किए जाएंगे। तो इस एक्ट के अंदर में स्पेसिफिक टाइमलाइन सेट कर दी गई है अब डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के लिए, ताकि जस्टिस जो है वो स्पीडी तरीके से मिल सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें पहली चीज़, एफआईआर जो है अब इलेक्ट्रॉनिकली भी आप सबमिट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू आपने कोई एफआईआर कंप्लेंट की है तो वो एफआईआर का रजिस्ट्रेशन 3 डेज के अंदर में उसका रजिस्ट्रेशन या रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। दूसरा, मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट जो है, पर्टिकुलरली रेप विक्टिम्स जो जिनकी केस में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को 7 डेज के अंदर में मिल जानी चाहिए। तीसरा, विक्टिम या इन्फॉर्मेंट जो होते हैं, विक्टिम्स जो होते हैं
उनको जो भी उनका जो केस चल रहा है उनसे रिलेटेड, ऑफेंडर से रिलेटेड जिसमें उन्होंने कोई केस फाइल किया है, तो उनको 90 डेज़ के अंदर में, विद इन 90 डेज़ विक्टिम को केस से रिलेटेड, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड रेगुलर अपडेट दिए जाएंगे, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने में, केस की फाइलिंग और रनिंग में वो हमको हेल्प मिले। चौथा, चार्जेस फ्रेम करने में कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट जो हैं उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो फर्स्ट हियरिंग होने के बाद 60 डेज़ के अंदर में चार्जेस फाइल करने का पूरा पूरा अटेम्प्ट करेंगे। देन उसके बाद जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, क्रिमिनल कोर्ट जो भी जजमेंट देते हैं वो ट्रायल के कंक्लूजन के बाद, मतलब जिस दिन ट्रायल ख़त्म होती है उसके 45 डेज़ के अंदर में वो अपना जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे, जिससे जल्दी से जल्दी रेमेडी मिल पाए जस्टिस के लिए। एंड लास्ट में क्रिमिनल कोर्ट जो है जजमेंट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रोनाउंसमेंट के, जो भी प्रोनाउंसमेंट किया है उन्होंने जजमेंट का, उसके 7 डेज़ के अंदर में उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे पोर्टल पे। देन उसके बाद एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट जोड़ी गई है कि सर्चिंग और इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जो भी काम होता है उसकी मैंडेटरी वीडियो रिकॉर्डिंग या वीडियोग्राफी अब से होगी, ताकि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहे। और इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे अगर ज़रूरत लगती है कोर्ट को, तो वो प्रॉपर्टी जो है, क्रिमिनल्स की जो प्रॉपर्टी है उसको सीज और अटैच भी कर सकता है, और उससे जो प्रोसीड आएंगे उसको वो विक्टिम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है, जिससे विक्टिम्स को भी कुछ रिलीफ मिलेगा। तो ये 3 रिलीफ, ये 3 लॉज़, क्रिमिनल लॉज़ नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिनको आपको याद रखना है। इनके की प्रोविज़न जो हमने डिस्कस किए, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू रिमेंबर देम ऑल। देन उसके बाद आते हैं सीसीपीए एंड पेंडेंसी ऑफ केसेस। तो एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। तो रिसेंटली सीसीपीए जो है उन्होंने एक एडटेक प्लेटफॉर्म पे 3 लाख रुपए की पनिशमेंट या पेनाल्टी लगाई है एक एडवर्टाइजमेंट के को लेके, जो एडवर्टाइजमेंट उनको फॉल्स या मिसलीडिंग लगता था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में। तो ठीक है, ये पेनल्टी तो उन्होंने मिसलीडिंग एड के लिए लगाई है और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बट द पॉइंट इज हमको जो पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सीसीपीए क्या होती है। तो सीसीपीए बेसिकली एक एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको शॉर्ट में कोपरा भी बोला जाता है, कोपरा 2009। ये एक्ट के सेक्शन 10 के अंदर में बनाई हुई एक रेगुलेटरी बॉडी है, और ये कंज्यूमर के राइट्स से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनको रेगुलेट करता है, ताकि कोई भी कंज्यूमर के राइट्स का वायलेशंस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करे। इसके अंदर में अगर सीसीपीए को लगता है कि वो फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कोई कर रहा है जिससे कंज्यूमर के इंटरेस्ट हार्म हो सकते हैं, तो वो उसे पीनलाइज कर सकता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में काम करती है, और इसी एक्ट का सेक्शन 21 ये सीसीपीए को पावर देती है कि वो किसी भी टाइप की पनिशमेंट या पेनाल्टी किसी कंपनी के ऊपर लगा सके जो मिसलीडिंग या फॉल्स एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। इससे कंज्यूमर को बेनिफिट क्या होगा? एक तो कंज्यूमर इन्फॉर्म्ड रहेंगे, एड्स ट्रांसपेरेंट रहेंगे, उनके जो भी क्लेम्स होंगे उस पर हम ट्रस्ट कर पाएंगे, और उसके बाद कंपटीशन जो है वो फेयर रहेगा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ डिसेप्शन। इसके अलावा कंज्यूमर फोरम्स जो होते हैं, ये आपको याद रखना है, ये 3 लेवल पे काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। इस एक्ट के अंदर में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करने वाला जो कमीशन है, वो ऐसे क्लेम या केसेस को लेता है जिनकी वैल्यू 50 लाख से अंदर के हो। देन उसके बाद अगर 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में अगर क्लेम बनता है किसी डिस्प्यूट में, तो वहाँ पे स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन उस केस को देखता है। एंड देन उसके बाद अगर 2 करोड़ से ऊपर का केस हो, तो इट इज़ द एनसीआरडीसी, एनसीडीआरसी या फिर नेशनल लेवल का कमीशन जो ये केसेस देखता है। देन उसके बाद आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन रिलीजियस कन्वर्जन। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पर्टिकुलरली जीएस1 इंडियन सोसाइटी। तो यहाँ पे रिसेंटली अभी रूलिंग क्या है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक रूलिंग दी है, एक बेल, एक एक्यूज पर्सन की बेल जो है देने से उसको मना कर दिया है। वो जो पर्सन था जिसको बेल की रिक्वेस्ट आई थी, जिसकी, वो पर्सन के ऊपर एक्विजिशन था रिलीजियस कन्वर्जन का, कि उसने बहुत सारे लोगों का मास लेवल पर फोर्सफुली रिलीजियस कन्वर्जन करने की कोशिश की है। तो उस रूलिंग में, ये रूलिंग क्या है, मतलब उसमें जजमेंट क्या दिया या बेल कैंसिल की है, वो सब हमारे काम का नहीं है। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली, वो ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिसेंटली ये स्टेटमेंट या रिमार्क दिया है रिजेक्ट करते टाइम बेल एप्लीकेशन, कि रिलीजियस कन्वर्जन को अलाउ नहीं किया जा सकता। ये सोसाइटी में जो रिलीजियस कन्वर्जन का एक इशू चल रहा है, गवर्नमेंट को इसको एड्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो जो पर्सन था जिसके ऊपर उसने वायलेशन लगा था, वो जिस एक्ट का, दैट वाज उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस एक्ट 2021।
तो ये एक्ट के अंदर में यूपी, हर स्टेट का अपना लॉ होता है रिलीजियस कन्वर्जन से लेके, तो वहाँ पे उस स्टेट में अगर कोई अनलॉफुल या इलीगल तरीके से फोर्स करके, किडनैपिंग करके, किसी भी अनफेयर मीन्स का यूज़ करके अगर मास में अगर रिलीजियस कन्वर्जन करने की कोशिश करता है या किसी भी इंडिविजुअल का भी करता है, तो उस केस में उसको पनिशमेंट दी जाती है। तो पॉइंट ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का इस केस पे या इस चीज़ पे, रिलीजियस कन्वर्जन पे व्यू क्या है। तो कोर्ट का ये कहना है कि आर्टिकल 25 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटी करता है, ये कन्वर्जन के लिए अलाउ नहीं करता, ये सिर्फ प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन के लिए अलाउ करता है। मतलब अगर मुझे अपने रिलीजन के बारे में आपको बताना हो तो इट इज़ फाइन, मैं अपने रिलीजन का प्रोपेगेशन कर रहा हूँ। लेकिन मैं अगर आपको फोर्स कर रहा हूँ या मैं आपको रिपीटेडली कंटिन्यूअसली मैं आपके पीछे पड़ा हूँ कि आपको मेरे रिलीजन में आ जाना चाहिए, मेरा रिलीजन ज़्यादा अच्छा है आपके रिलीजन से, सो इलाहाबाद हाई कोर्ट के हिसाब से दिस इज रॉन्ग, दिस शुड नॉट बी डन। तो कोर्ट का कहने का ये मतलब है, कोर्ट ने ये बोला है कि आर्टिकल 25 के अंदर में जो प्रोपेगेशन वर्ड है, उसका ये मीन है, उसका ये मतलब है कि अपने रिलीजन को आप प्रमोट कर सकते हो, उसकी बुक्स फ्री में बांट सकते हो, उसकी टीचिंग्स प्रोवाइड करने के लिए आप लेक्चर रख सकते हो, सेमिनार रख सकते हो। लेकिन एक इंडिविजुअल को आप मतलब बिना उसकी विश के या बिना उसके मतलब मन के आप उसको कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं कर सकते। कोर्ट ने इस पे कन्वर्जन एक्सप्रेस कंसर्न एक्सप्रेस किया है। कोर्ट ने ये बोला है कि अगर ये कन्वर्जन ऐसे ही चलते रहे तो एक दिन आएगा जब मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसलिए ऐसा ना हो, ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं, ये डेमोग्राफिक चेंजेस बहुत ही वरीफुल हैं सोसाइटी के लिए। तो पर्टिकुलरली जिस जो इस रिलीजियस कन्वर्जन के लिए सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, वो होते हैं एससी और एसटी, जिनको बहला फुसला के रिलीजन में कन्वर्ट किया जाता है, एक से रिलीजन से दूसरे रिलीजन में, ताकि उनको इकोनॉमिक बेनिफिट के सपने दिखा के या फिर उनकी लाइफ अच्छी ले जा करने के सपने दिखा के उनको रिलीजियसली कन्वर्ट किया जाता है, विच इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि रिलीजन इज मेनली मेंट फॉर अ बिलीफ एंड आइडिया। It is not meant for the purpose of economic upliftment, or it is not meant for the purpose of some sort of benefit. So वहाँ पे ये जो फॉल्स बिलीफ देके या ड्रीम दिखा के लोगों को कन्वर्ट किया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा उसके लिए वल्नरेबल होते हैं एससी और एसटी, और इसीलिए कोर्ट इस चीज़ को लेके कंसर्न है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट के रिलीजियस कन्वर्जन पे क्या व्यू रहे हैं, तो ऐसे कई केस आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने व्यूज दिए हैं। जिसमें पहला है रेव स्टेनिस लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1977। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एंटी कन्वर्जन लॉज अपहेल्ड किए थे, मतलब उन्होंने उसको सही ठहराया था, ये कहते हुए कि आर्टिकल 25(1) जो है, ये किसी को एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करने का राइट नहीं देता, सिर्फ अपने आइडिया को स्प्रेड करने का अलाउंस देता है। उसी तरह दो केस और है, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 एंड लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि कोई आदमी अगर इस्लाम में सिर्फ पॉलीगैमी प्रैक्टिस करने के लिए कन्वर्जन कर रहा है तो वो कन्वर्जन जो है वो इनवैलिड है। देन उसके बाद ग्राहम स्टीन्स केस 2011, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि किसी को फोर्स प्रोपेगेशन या इंसाइटमेंट के थ्रू कन्वर्ट करने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता कभी भी। और चौथा राइट टू प्रिवेसी केस 2017, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन सबको राइट देता है अपने रिलीजन फ्रीडम, रिलीजन चूज करने की, रिलीजन प्रैक्टिस करने की फ्रीडम प्रोवाइड करने के लिए, और इसलिए वो फ्रीडम उनके पास बनी रहना चाहिए एज देयर राइट टू प्रिवेसी। हालांकि इन सारे केसेस की एक जिस्ट निकाली जाए तो हमको ये पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में इस तरह के व्यूज़ दिए हैं कि कभी भी ये क्लियर नहीं हो पाया कि आर्टिकल 25 के अंदर में प्रोपेगेट वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो वो रूलिंग अभी तक तो ऐसी कोई नहीं है, तो बट हम इन केसेस के बेसिस पे ये मान सकते हैं कि जुडिशरी का ये व्यू रहा है कि कन्वर्जन शुड बी जस्टिफाइड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन, चॉइस एंड फ्रीडम, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनीवन forcing you and anyone trying to convert you into their religion. देन उसके बाद आते हैं एनएचआरसी नोटिस टू ओडिशा गवर्नमेंट ओवर कस्टडियल डेट। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इन्होंने ओडिशा गवर्नमेंट को एक कस्टोडियल डेथ के ऊपर एक नोटिस दिया है। कस्टोडियल डेथ क्या होती है, इसके अंदर में अगर जैसे मान लीजिए कोई प्रिजनर है, कोई कोई एक्यूज है, वो पुलिस की कस्टडी में है, और पुलिस की कस्टडी में उस पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और उसके कारण उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में ये बेसिकली कस्टोडियल डेथ कहलाती है। तो उड़ीसा में अभी एक प्रिजनर की, एक एक्यूज्ड की कस्टोडियल डेथ हुई है। इसके लिए एनएचआरसी ह्यूमन राइट्स की जो बॉडी है, उन्होंने उड़ीसा गवर्नमेंट को एक नोटिस दिया है। तो ये कस्टोडियल ड्यूट की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से
पब्लिक सर्वेंट अगर किसी अरेस्टेड या डिटेन्ड पर्सन के अगेंस्ट में कोई भी वायलेंस करता है तो वो कस्टोडियल वायलेंस मानी जानी चाहिए। इस पे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या हुई है अभी तक, मतलब कोर्ट ने कस्टोडियल वायलेंस को लेके अभी तक क्या क्या बोला है, ये हमारे बहुत काम का है। तो यहाँ पे किशोर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1981, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अगर किसी एक्यूज या डिटेनी पे अगर आप थर्ड डिग्री का यूज़ कर रहे हैं तो ये उसके आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का वायलेशन माना जाना चाहिए। मतलब लाइफ एंड लिबर्टी जो है किसी भी पर्सन की फंडामेंटल राइट होती है और थर्ड डिग्री का यूज उसकी राइट टू लाइफ के अगेंस्ट में जाता है। सिमिलरली नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 1993 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि अगर किसी पुलिस नेग्लिजेंस या ब्रूटैलिटी के कारण किसी की डेथ होती है तो उस केस में स्टेट जो है उसकी कस्टोडियल डेथ के लिए उसे कंपेंसेशन पे करने के लिए लायबल माना जाएगा। देन उसके बाद जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ह्यूमन राइट्स के वायलेशन बोला था कि अगर किसी को आप इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट कर रहे हो, इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट मतलब जिस केस में अरेस्ट नहीं भी बनता आप उसको छोटे मोटे केस में भी कोई ना कोई एक्विजिशन लगा के उसे अरेस्ट कर रहे हो तो वो इसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। हाइनेस क्राइम, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जब तक हाइनेस क्राइम या ऑफेंसेस की कैटेगरी में कोई भी केस या क्राइम नहीं आता आपको अवॉइड करना चाहिए उसे अरेस्ट करना। देन उसके बाद आता है डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस ले डाउन करी थी कि किसी भी पर्सन को अगर आप डिटेन कर रहे हो या अरेस्ट कर रहे हो तो उनके कौन कौन सी चीज़ें हैं या राइट्स हैं जिनका आप ख्याल रखोगे। पहला, उनको अरेस्ट मेमो प्रोवाइड करना। दूसरा, उनको मेडिकल एग्जामिनेशन का राइट देना। तीसरा, उनको लीगल काउंसिल या उनके लिए कोई लॉयर अगर वो अपना अरेंज करना चाहते हैं उससे बात करना चाहते हैं तो उसको वो आप अरेंज करा के दो। तो इन गाइडलाइंस का ख्याल रखना जरूरी माना जाएगा। देन उसके बाद आते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स पे। तो यहाँ पे पहली न्यूज़ जो है दैट इज प्रोजेक्ट नेक्सस ऑफ BIS। BIS इज बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ क्या है, पहले न्यूज़ देख लेते हैं। RBI ने रिसेंटली BIS का प्रोजेक्ट नेक्सस ज्वाइन करा है। तो अब ये प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का प्रोजेक्ट कैसे ये काम करेगा, इसको समझने के पहले हम ये देख लेते हैं कि BIS है क्या। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है ये बेसिकली ये 1930 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये 63 वर्ल्ड के 63 सेंट्रल बैंक्स का एक बेसिकली बनाया हुआ बैंक है, कलेक्टिव बैंक है जो अराउंड द वर्ल्ड कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है, उन कंट्रीज को जिनकी कलेक्टिव GDP वर्ल्ड की 95% है। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, बेसेल नाम की जगह है स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे। और इसका एम क्या है, ये सेंट्रल बैंक जो हैं, जिन सेंट्रल बैंक्स ने मिलकर इसको बनाया है उनको एक फोरम प्रोवाइड करना डायलॉग या कोऑपरेशन के लिए और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना इनोवेशन और नॉलेज की शेयरिंग के लिए। अब यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं। हमने बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट क्या है ये तो देख लिया कि ये बेसिकली एक तरह से सेंट्रल बैंक्स का बनाया हुआ एक कलेक्टिव बैंक है जो आपस में उनके डिस्कशन और पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है बेटर बैंकिंग सिस्टम को बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट नेक्सस जो है इसका काम क्या रहेगा, प्रोजेक्ट नेक्सस जो है ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जो हैं इनको और ईजी बनाने के लिए एक मल्टीपल ग्लोबल डोमेस्टिक IPS बनाने की कोशिश है। इसके अंदर में ये बेसिकली होगा क्या, जैसे आप अभी UPI का यूज़ करते हैं तो UPI आप अपनी कंट्री के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं या फिर उन कंट्रीज़ में ही यूज़ कर सकते हैं जिनसे RBI का एग्रीमेंट है। जैसे कि मान लीजिए UAE हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये ही कंट्रीज़ हैं, UAE हो गया, यही कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप UPI यूज़ कर सकते हैं और इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हैं, फास्ट पेमेंट, क्योंकि इन कंट्रीज़ के साथ RBI का बैंक सेटलमेंट हो रखा है, एग्रीमेंट हो रखा है। लेकिन ऐसे इंडिविजुअल एक-एक कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट करना बड़ा हार्ड होता है और बहुत ही टाइम टेकिंग होता है और बहुत ही स्ट्रेसफुल भी होता है मैनेज करना। सो उसी के लिए ये प्रोजेक्ट नेक्सस एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ मिलके आपस में एक नेटवर्क बनाएंगी जिससे ये जो इंस्टेंट पेमेंट है ये इंस्टेंट पेमेंट बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। ये प्रोजेक्ट नेक्सस जो है ये किस पे अभी इस पे किस पे फोकस है, तो ये 4 आसियान कंट्रीज़ जो है साउथ ईस्ट एशिया के एसोसिएशन की 4 कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, जैसे कि मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और इसके साथ साथ में इंडिया, ये 5वीं कंट्री। इंडिया इन 4 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ मिल के ये नेटवर्क बनाएगा जिससे इंस्टेंट पेमेंट इन कंट्रीज़ के बीच में बहुत आसान हो जाए, दैट इज़ प्रोजेक्ट नेक्सस। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, ऑब्वियसली मैंने बताया फास्ट पेमेंट सिस्टम हो जाएगा, आप इजीली विद इन 60 सेकेंड अपनी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर पाएंगे और RBI उसको कोऑर्डिनेट करेगा। देन ऐसे
कमिटी टू रिवाइज बेस ईयर, रिसेंटली कमिटी बनाई गई है जो बेस ईयर का रिवीजन करेगी जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए और जीडीपी से रिलेटेड जितने भी स्टैटिस्टिक हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए। सो इसका कंसेप्ट ये है कि हम जो जीडीपी की ग्रोथ नापते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर ईयर के बेस पे नापते हैं कि उस ईयर के बेस पे कितने परसेंट ग्रोथ हुई। तो करंटली जो ईयर है जिसके बेस पे हम नापते हैं दैट इज 2011-12। अगर हमको रियल ग्रोथ जाननी होती है कि हम 2024 में कितना ग्रो किया हमने पिछले कुछ सालों में, तो पिछले कुछ सालों में मतलब हम जो बेस ले रहे हैं वो 2011-12 के हिसाब से ले रहे हैं। मतलब अगर मुझे 2024 में नापना हो तो मेरी अच्छी रियल में इफेक्टिवली ग्रोथ कितनी हुई है, तो वो 2011-12 में मेरी जीडीपी कितनी थी और 2024 में मेरी जीडीपी ग्रोथ क्या है, उससे कंपेयर करूंगा कितना इंक्रीज हुआ और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे ये जो कमिटी है, अब ये इसका ये मानना है कि ये बहुत पीछे हो गया है, ये बहुत पुराना हो गया है 2011-12, इट्स मीन्स नियरली 13 ईयर्स कि वो हम जिसके बेस पे हम नापते हैं और ऑब्वियसली उससे उसके कंपैरिजन में हमको ग्रोथ बहुत ज़्यादा बड़ी हुई ही मिलेगी। तो इस कंटेक्स में यहाँ पे एक कमिटी बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में, जिसका काम होता है ये जीडीपी कैलकुलेट करके हमको प्रेजेंट करना। तो ये कमिटी 26 मेंबर कमिटी जो है इसको कौन हेड करेगा, विश्वनाथ गोलदार। विश्वनाथ गोलदार इसको होल्ड करेंगे, हेड करेंगे और ये एक नया बेस ईयर बनाएंगे नेशनल अकाउंट्स का बनाने के लिए। इससे हमको क्या एडवांटेज होगा, हमारे जो बाकी सारे मेथड कैलकुलेशंस हैं जैसे होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ कितनी चल रही है, सर्विस सेक्टर ग्रोथ कितनी चल रही है, इन सबके इंडिविजुअल स्टैटिस्टिक आते हैं और सबके एक तरह से बेस ईयर मैच नहीं करते और सबके बेस ईयर 2013 के नियरली बाद के ही है। तो अगर हम ये जीडीपी कैलकुलेशन का ईयर भी इनसे अराउंड अराउंड इसके लेवल पे ले आएंगे तो हमको ग्रोथ को मेजर करने में और कंपेयर करने में बहुत आसानी भी हो जाएगी। तो इसी बेस ईयर को इंक्रीज करने के लिए कमेटी बनाई गई है, बस इतना आपको इस न्यूज़ में याद रखना है। देन इसके बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टील स्लैग रोड, अभी रिसेंटली वर्ल्ड की पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है स्टील स्लैग रोड पे, जो CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च ने ऑर्गेनाइज करी थी न्यू दिल्ली में। इसकी गाइडलाइंस नीति आयोग ने रिलीज करी है कि नीति आयोग ने ये बताया है कि कैसे आप स्टील स्लैग को यूज करेंगे रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए। स्टील स्लैग टेक्नोलॉजी होती क्या है, पॉइंट। स्टील स्लैग टेक्नोलॉजी क्या होती है, जैसे अभी हम जो रोड बनाते हैं उसमें हम नेचुरल एग्रीगेट्स का यूज करते हैं। नेचुरल एग्रीगेट्स क्या होते हैं, नेचुरल एग्रीगेट्स मतलब ये जो सैंड, ग्रेवल, बोल्डर्स, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, सीमेंट, ये सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है अभी रोड बनाने के लिए। लेकिन द पॉइंट इज इंडिया की जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर नीड है और जितनी लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है उतनी डिमांड फुलफिल कर पाने के लिए ये बहुत कम से पड़ रहा है। और ड्यूरेबल रोड इनसे बहुत लंबी हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाते क्योंकि बरसात का इम्पैक्ट, टेम्परेचर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है एज कम्पेयर टू दैट। जो हम मेटल बनाते हैं, जो भी स्टील बनाते हैं, आयरन बनाते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, उन सब में वेस्ट निकलता है, मेटल का वेस्ट। और ये मेटल का वेस्ट अगर हम फिलर स्टफ के लिए यूज़ करते हैं रोड बनाने में, तो हमारी रोड जो है उनकी ड्यूरेबिलिटी और लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो कैसे हम कर सकते हैं, क्या पॉलिसी उसकी प्रॉपर बना सकते हैं, वही सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए नीति आयोग ने एक कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसके लिए हमने ये डिस्कशन पूरा का पूरा यहाँ पे किया और उससे रिलेटेड अब हम काम करेंगे। तो अब ये न्यूज़ में आपको इतना ही इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद 9 ईयर्स ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, रिसेंटली डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो है उसके 9 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो डिजिटल इंडिया क्या है, डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को इंडियन गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था। इसका मेन एम था कि हमारी जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको ई गवर्नेंस सिस्टम में कन्वर्ट करना, ताकि हमारी जो बेसिकली गवर्नेंस है वो फास्ट हो जाए, स्मूथ हो जाए और ट्रांसपेरेंट हो जाए। सबसे बड़ी बात इसमें जो करप्शन है वो कम हो जाए और लोगों को घर तक उनकी सर्विसेज की, गवर्नमेंट की सर्विसेज की डिलीवरी हो पाए। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के 9 पिलर्स हैं। ये 9 पिलर्स के नाम आपको याद रखना है जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। ये प्री और मीन्स दोनों के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो ये 9 पिलर्स में क्या आता है, एक तो हमको हाईवेज को ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करना है। दूसरा, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करना है। तीसरा, हमको पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना है, प्रोग्राम स्टार्ट करना है जिसके अंदर में हम कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाएंगे अंडर सर्व्ड एरियाज में। चौथा, ई गवर्नेंस के लिए हमको गवर्नमेंट सर्विसेज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमको ई गवर्नेंस का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना है, स्मार्ट गवर्नेंस का। देन ई क्रांति जैसे प्लेटफॉर्म सेट करने हैं जो सिटीजन्स को गवर्नमेंट सर्विसेज उनके घर बैठे डिलीवर कर पाएँ।
देन इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, हमको गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को, सारे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना है ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी के लिए। देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, हमको लोकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि लैपटॉप, सेमीकंडक्टर्स, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, गैजेट्स, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है ताकि जॉब्स भी बढ़ें और डिजिटल इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी इंक्रीज़ हो। देन आईटी की फील्ड में हमको और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करना है, हाई स्किल जॉब्स, जिससे लोगों के एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़े और लोगों के जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो। देन उसके बाद अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, इसके अंदर में हम कुछ प्रोजेक्ट्स जो डिजिटल नीड, इमीडिएट डिजिटल नीड्स फुलफिल करते हैं, वो सारी टाइप के प्रोजेक्ट हमको चलाने हैं, जैसे डिजिटल अटेंडेंस, पब्लिक स्पेसेस में वाईफाई, ऐसे कुछ इनिशिएटिव जो लोगों को एम्पावर करने में हेल्प करते हैं, इस टाइप के कुछ प्रोग्राम हमको रन करना है। तो ये डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के 9 पिलर्स हैं जो आपको याद रखना है और ये आपको हमेशा यूज़ करते रहना है अपने मेंस आंसर राइटिंग में पर्टिकुलरली। देन उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आती है स्मार्ट एक्सटेंशन ऑफ स्मार्ट सिटीज़ मिशन। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटीज़ मिशन को एक्सटेंड कर दिया है 31 मार्च 2025 तक। तो ये इनिशियली 2020 तक इनको कंप्लीट करना था, लेकिन ये मिशन को ऑलरेडी 2 बार एक्सटेंड कर किया जा चुका है और ये कंप्लीट नहीं हो पाया, तो अब इसको आगे और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए और ज़्यादा तेज़ी से चलाने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। तो यहाँ पे स्कीम क्या है, ये स्कीम देख लेते हैं। पहली बात तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके फंड्स कंट्रीब्यूट करती हैं इसमें। ये जून 2015 में लॉन्च हुआ था। इसका मेन एम था 100 सिटीज़ जिनको स्मार्ट सिटीज़ डिक्लेयर किया जाएगा, उनको ट्रांसफॉर्म करना। कैसे ट्रांसफॉर्म करना? उनको नेसेसरी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी उनको बेसिक नीड है, वो बेसिक नीड इंफ्रास्ट्रक्चर तो देना ही देना है, साथ साथ में ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है वहाँ पे जो क्लीन और सस्टेनेबल हो, जो एक डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ सिटीजन्स को प्रोवाइड करता हो थ्रू स्मार्ट सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल सॉल्यूशंस, या कोई भी स्मार्ट सॉल्यूशन। स्मार्ट डजंट मीन जस्ट लिमिटेड टू डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक, स्मार्ट ऑल्सो मीन एनी इनोवेटिव वे विच मेक्स द सिटी मच एंड मच बेटर। तो ऐसे कुछ सॉल्यूशंस निकालना है। इसके बेसिकली 2 टाइप के कंपोनेंट्स हैं, एक एरिया बेस्ड डेवलपमेंट और एक पान सिटी सॉल्यूशन। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट मतलब सिटीज़ के कुछ एरिया में उनकी नीड के हिसाब से कुछ-कुछ काम किए जाएँगे, कुछ एरिया में एक काम किया जाएगा, कुछ एरिया में दूसरा काम किया जाएगा। और पान सिटी सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो पूरी सिटी में अप्लाई किया जाएगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया। तो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में 3 टाइप के काम किए जाएंगे स्मार्ट सिटीज़ मिशन में। कुछ एरियाज़ में रीडेवलपमेंट किया जाएगा, जैसे बहुत कोई पुराने एरियाज़ हो गए हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बहुत ही डाइलेपिटेटेड कंडीशन में है, बहुत ही ओल्ड एज कंडीशन में है, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और एमेनिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए काम करना चाहिए। दूसरा रेट्रोफिटिंग, कुछ एरियाज़ में रेट्रोफिटिंग का काम किया जाएगा। रेट्रोफिटिंग मतलब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको अपग्रेड करना है ताकि वो और ज़्यादा एफिशिएंट और सस्टेनेबल बन जाए। जैसे मान लीजिए कोई कोई अच्छा एरिया है, डेवलप्ड एरिया है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगी हुई है नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये स्ट्रीट लाइट को एलईडी की जगह अगर हम सोलर पैनल बेस्ड लाइट अगर यहाँ पे लगा देते हैं, तो एनर्जी का कंजम्पशन जो है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा और ये और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगी, सेल्फ जनरेटिंग लाइट हो जाएगी। देन उसके बाद तीसरे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, सिटीज़ के कुछ एंड में नए एरियाज डेवलप किए जाएंगे नए तरीकों से, जो सस्टेनेबल और स्मार्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होंगे। तो ये 3 टाइप के प्रोजेक्ट एरिया बेस्ड डेवलपमेंट होंगे और एक पैन सिटी सॉल्यूशन। तो पूरी सिटी में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का अलग अलग सेक्टर्स में इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, जैसे कि ई गवर्नेंस में, वेस्ट मैनेजमेंट में, वाटर मैनेजमेंट में, एनर्जी मैनेजमेंट में, अर्बन मोबिलिटी में। ये सॉल्यूशन पूरी सिटीज़ के लिए अप्लाई किए जाएंगे। गवर्नेंस की स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये स्मार्ट सिटी मिशन लगाएगा कौन? तो हर स्मार्ट सिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए उस सिटी लेवल पे एक कंपनी एस्टेब्लिश की जाएगी, स्पेशल पर्पस व्हीकल जिसको बोलते हैं। तो ये कंपनीज एक्ट के अंदर में कंपनी एस्टेब्लिश की जाएगी जिसमें एक ब्यूरोक्रेट और एक रिप्रेजेंटेटिव होगा एमएनसी का, जो दोनों मिल के ये प्रोजेक्ट को साथ में इम्प्लीमेंट करेंगे। स्मार्ट सिटीज़ की फाइनेंसिंग कैसे होगी? तो स्मार्ट सिटीज़ को जो है, स्मार्ट सिटीज़ मिशन को ओवर द 5 ईयर पीरियड सेंट्रल गवर्नमेंट ने 48,000 करोड़ ईयर मार्क करे हैं, जिसमें 100 करोड़ पर सिटी पर ईयर डेडिकेट किए जाएंगे और इतना ही अमाउंट स्टेट और अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगी, जिससे स्मार्ट सिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए नियरली 1 लाख करोड़ रुपीज़ स्पेंड होगा। देन उसके बाद आते हैं ज्योग्राफी की न्यूज़ पे। ये हमारे इकोनॉमी का सेक्शन कंप्लीट हुआ ऊपर। ज्योग्राफी में जो मेन न्यूज़ है इस बार वो है अराकू कॉफ़ी। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मन की बात में अराकू कॉफ़ी का मेंशन किया था, तो अराकू कॉफ़ी क्या है ये देख लेते हैं।
अराकू कॉफ़ी जो है ये अराकू वैली में ग्रो की जाती है। ये आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, अल्लूरी सीताराम राजू, ये एक फ्रीडम फाइटर थे, उनके नाम पे ये डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे ये वैली है, ईस्टर्न घाट्स में ये लोकेटेड है। ये जो कॉफ़ी है इसका फ्लेवर बहुत डिस्टिंक्ट सा है, इसमें चॉकलेट, कैरेमल और एक फ्रूट की एसिडिटी का ऐसा एक फ्लेवर सा आता है, मिक्स फ्लेवर। देन उसके बाद यहाँ पे ये डाइवर्स एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में ग्रो होती है, मेनली ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेथड यूज करके ग्रो की जाती है। ये ट्राइबल फार्मर्स और कोऑपरेटिव्स मिलके ग्रो करते हैं और अराकू कॉफ़ी को इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, इंक्लूडिंग द बेस्ट रोबस्टा अवार्ड एट कैफे डी कोलंबिया कॉम्पिटिशन। इसको जीआई टैग मिला है 2019 में इसकी यूनिक क्वालिटीज़ के लिए। और कौन सी कॉफ़ीज़ हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, तो कुर्ग की अरेबिका, वयनाड की रोबस्टा, चिकमगलूर की अरेबिका, बाबा बुदानगिरी हिल की अरेबिका और मोन्सूनेत मालाबार रोबस्टा केरला की। तो मेनली यू विल सी हियर कि कर्नाटका की कॉफ़ी की वैरायटीज़ को ज़्यादा जीआई टैग मिले हुए हैं, केरला में एक है और ये आंध्र प्रदेश में एक अराकू कॉफ़ी का जीआई टैग हो गया। वर्ल्ड में टॉप 3 प्रोड्यूसर कौन है कॉफ़ी के, तो ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया। इंडिया 6 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का वर्ल्ड में। और इंडिया में टॉप 3 प्रोड्यूसर्स कौन है कॉफ़ी के, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। तो ये इतना डाटा आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आते हैं एनवायरनमेंट की न्यूज़ पे। तो एनवायरनमेंट में पहली जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, डेट इज़ अबाउट मेनलैंड सीरो नाम का एक एनिमल है उसके ऊपर। तो ये असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कंजर्वेशनिस्ट ने पहली बार फर्स्ट फोटोग्राफिक एविडेंस मिला है असम रायमोना नेशनल पार्क में मेनलैंड सीरो के प्रेजेंस का। तो अब ये एनिमल क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी फ़ोटो अगर आपको देखोगे तो आपको कुछ ऐसी दिखती है। ये फ़ोटो में ये गोट और एंटीलोप जो होता है, जिसके बहुत सारे सींग होते हैं एक तरह से, ये गोट और एंटीलोप के बीच के जैसा कुछ एनिमल दिखता है। तो यहाँ पे ये फ़ोटो आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो मेलनोर सीरो ये जो है गोट और एंटीलोप की तरह दिखता है बिटवीन देम। आईयूसीएन के हिसाब से ये कहाँ पे मिलता है, अराउंड एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 to 3000 मीटर। मेनली ये इंडो भूटान बॉर्डर में मिलता है, फिप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रॉयल मानस नेशनल पार्क भूटान में। इसके अलावा इसकी 3 और स्पीशीज़ हैं, जापानीज सीरो, रेड सीरो और ताइवान ऑफ फॉर्मोसा सीरो। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो आईयूसीएन रेड लिस्ट के हिसाब से ये वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब होता है ये अगर इसको संभाल के या केयर से नहीं रखा गया तो ये एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ सकता है। साइटिस के हिसाब से कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़, ये एक एग्रीमेंट है वर्ल्ड में जो बेसिकली जो स्पीशीज़ एनिमल्स के एंडेंजर्ड है उनके ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो उसके ये अपेंडिक्स 1 में आता है कि इसके ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है। शेड्यूल 1 में वो एनिमल आते हैं जिनकी हंटिंग, पोचिंग, ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है। देन उसके बाद सेकंड है बोर्नियो एलिफेंट। तो बोर्नियो एलिफेंट रिसेंटली आईयूसीएन रेड लिस्ट में बोर्नियो एलिफेंट को एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया गया है, मतलब ये और ज़्यादा थ्रेटेंड हो गई है। अब आज की डेट में सिर्फ 1000 बोर्नियो एलिफेंट्स बचे हुए हैं, जिनमें से सिर्फ 400 हैं जो ब्रीड कर सकते हैं, एडल्ट है, ब्रीड करने वाले एडल्ट हैं। तो पहले मैं आपको और बताऊँ एक दो चीज़ें, उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूँ एलिफेंट के कितने टाइप्स होते हैं। तो एलिफेंट की मेनली 2 कैटेगरी में क्लासिफिकेशन होते हैं, अफ्रीकन एलिफेंट एंड एशियन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट भी 2 टाइप के होते हैं, बुश एलिफेंट और फॉरेस्ट एलिफेंट। और एशियन एलिफेंट 4 टाइप के होते हैं, इंडियन एलिफेंट, बोर्नियन एलिफेंट, श्रीलंकन एलिफेंट और सुमात्रन एलिफेंट, बेस्ड ऑन द एरिया दे आर फाउंड इन, कंट्री दे आर फाउंड इन। तो ये 4 टाइप के एलिमेंट में से हम ये बोर्नियो एलिफेंट की बात कर रहे हैं, जो बेसिकली बोर्नियो में मिलता है। बोर्नियो इज़ अ रीजन इन साउथ ईस्ट एशिया। तो इसको मेन थ्रेट कहाँ से आ रहा है, ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट से, पोचिंग के कारण और हैबिटेट लॉस जो हो रहा है। ऑयल पाम के बहुत सारे प्लांटेशन लगाए जा रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया में, जिसके कारण फॉरेस्ट का लॉस हो रहा है, जिससे इनका हैबिटेट जाने के कारण ये ह्यूमंस के साथ कन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं। तो बोर्नियन एलिफेंट आइलैंड ऑफ बोर्नियो जो है उसका नेटिव है। ये प्राइमरली आपको सबा, मलेशिया, कलिमंतन, इंडोनेशिया और मलेशिया में आपको देखने के लिए मिलता है। ये एशियन एलिफेंट से थोड़ा सा जेनेटिकली डिस्टिंक्ट है, इनका साइज थोड़ा छोटा होता है और स्कल का शेप थोड़ा यूनिक होता है। ये हर्बीवोरस हैं और ये मेट्रियार्च फैमिली ग्रुप में होते हैं। मेट्रियार्च फैमिली ग्रुप मतलब फैमिली जो होती है जनरली हेड करती है ग्रुप को, फीमेल जो होती है, सॉरी। देन उसके बाद आईयूसीएन रेड लिस्ट कैटेगरी में ये एंडेंजर्ड है, साइटिस के अपेंडिक्स 1 में आते हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में भी ये शेड्यूल 1 में आते हैं। देन उसके बाद नीति आयोग ने एक पैनल सेट किया है नेट जीरो गोल अचीव करने के लिए। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो नीति आयोग ने एक डेडिकेटेड मल्टी सेक्टोरल कमिटी सेट करी हैं
जो इंडिया को नेट ज़ीरो का गोल अचीव करने में हेल्प करेंगी बाय द ईयर 2070। अब ये नेट ज़ीरो गोल क्या है? हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं जहां पे हम जितनी CO2 या ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं, उतनी ही ग्रीन हाउस गैसेस हम एनवायरनमेंट से वापस खींच के अपने अंदर, मतलब खींच लेंगे, एनवायरनमेंट से निकाल लेंगे, ताकि हम नेट जो है CO2 का या ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ना करें और ग्लोबल वार्मिंग होना बंद हो जाए। तो अब ये कैसे अचीव करेंगे? इंडिया ने 3 साल पहले आज से एक एग्रीमेंट में, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में ये डिक्लेयर किया था कि इंडिया 2070 तक नेट ज़ीरो इकोनॉमी बन जाएगी। तो उसी चीज़ को अचीव करने के लिए नीति आयोग अपना रोड मैप बना रहा है। तो नीति आयोग ने 6 वर्किंग ग्रुप बनाए हैं अलग अलग सेक्टर में, जिसको ये एनालाइज करेगा कि ये कैसे हम अचीव कर सकते हैं। एक इसके मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, मतलब जो जो भी टेक्नोलॉजीज पे हम शिफ्ट करेंगे, जो भी मेथड्स पे हम शिफ्ट करेंगे नेट ज़ीरो अचीव करने के लिए, उससे हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, क्लाइमेट फाइनेंस कैसे हम करेंगे, मिटिगेशन और अडाप्टेशन, क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए हमको जो पैसों की ज़रूरत है वो हम कहाँ से अरेंज करेंगे, ये कमेटी, दूसरी कमेटी उसको एनालाइज करेगी। तीसरी कमेटी क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में स्टडी करेगी कि हाँ, इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स पे कैसे अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बना सकता है। क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो आने वाले टाइम में नेट ज़ीरो इकोनॉमी की तरफ जाने में हमको हेल्प करेंगे, जैसे कि डिजिटल इकोनॉमी बनाने में, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में इन मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। देन उसके बाद एनर्जी ट्रांजिशन करने के सोशल एस्पेक्ट क्या होंगे, मतलब हम एनर्जी शिफ्ट करेंगे, हम कोल बेस्ड, फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सिस्टम से क्लीन एनर्जी बेस्ड सिस्टम पे ट्रांजिशन करेंगे, तो उससे लोगों की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आएगा और उससे नेगेटिव इम्पैक्ट को हम कैसे कम से कम कर सकते हैं। देन पॉलिसी सिंथेसिस, अलग अलग सेक्टर्स की जो रिपोर्ट की कमिटीज़ की रिपोर्ट आएंगी, उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में कैसे कन्वर्ट करना है, ये इसका डिस्कशन रहेगा। एंड देन उसके बाद सेक्टोरल कमिटी, लास्ट में हमको ट्रांजिशन पाथवे बनाना है कि अलग अलग सेक्टर को हम कैसे ट्रांजिशन कर सकते हैं, मतलब कैसे क्लीन एनर्जी की डायरेक्शन में काम करने की डायरेक्शन में हम ले जा सकते हैं। तो ये 6 नेट ज़ीरो वर्किंग ग्रुप्स हैं जो मिलके नीति आयोग की एक रिपोर्ट बनाएंगे और फिर आगे हम उस पर काम करेंगे। देन आते हैं सोशल हेडिंग पे। तो सोशल से इश्यूज, सेक्टर से रिलेटेड क्या क्या करंट अफेयर्स हैं। सबसे पहले यूएनओडीसी की एक रिपोर्ट आई है इलिसिट ड्रग्स के ऊपर। यूएनओडीसी क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ये एक यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस है, अटैच्ड ऑफिस है, जो 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसको ये नाम जो है 2002 में मिला था। ये क्या करता है? ये मेनली अक्रॉस द वर्ल्ड इलिसिट या लीगल ड्रग्स जो हैं उनके कंट्रोल और प्रिवेंशन के लिए काम करता है कंट्रीज के साथ मिलकर। अब इसने एक रिपोर्ट रिलीज करी है, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2024, जिसके अंदर में ये इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड ड्रग्स का क्या लैंडस्केप या सिनेरियो चल रहा है उस पर उन्होंने वो बताया है। तो ये रिपोर्ट की मेन हाईलाइट क्या है? सबसे पहले तो ड्रग का राइज बहुत बढ़ रहा है 2020 में। वर्ल्ड के जो ड्रग यूजर्स थे वो बढ़ गए अराउंड अराउंड पिछले 10 साल, मतलब पिछला जो डिकेड था उसमें जितने ड्रग यूजर्स थे उससे 20% ज़्यादा ड्रग यूजर्स अब आज की डेट में हमको मिलते हैं। दूसरा, ड्रग प्रेफरेंस, कैनाबिस या जिसको गांजा बोला जाता है, ये सबसे पॉपुलर ड्रग है जिसके 228 मिलियन यूजर्स हैं। इसके अलावा ओपियोइड, एम्फेटामिन, कोकेन, एक्सटेसी, ये सारी चीज़ें, हेरोइन वगैरह, ये सब यूज़ होते हैं। ट्रीटमेंट का गैप, 64 मिलियन लोग जो हैं ये ड्रग के यूज़ से जो हेल्थ इश्यूज होते हैं उससे डील सफ़र कर रहे हैं, लेकिन 11 में से सिर्फ एक इंसान को, मतलब लेस देन 10% ऑफ द पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर्स ऑफ ड्रग आर गेटिंग ट्रीटमेंट। इसके अलावा जेंडर डिस्पैरिटी भी है ट्रीटमेंट में, जेंडर गैप बहुत बड़ा है। सिर्फ जैसे नॉर्मली 1 to 11, मतलब 1 out of 11 पीपल आर गेटिंग ट्रीटमेंट फॉर ड्रग रिलेटेड डिसऑर्डर, लेकिन वुमेन में से 1 in 18, मतलब जो एवरेज है उससे कम वुमेन को ट्रीटमेंट मिल रहा है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत शार्प राइज देखने के लिए मिला है ड्रग एडिक्शंस में। एक डाटा के अकॉर्डिंग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नाम की एक एजेंसी है जो हमारे यहाँ ड्रग कंट्रोल के लिए काम करती है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में 100 मिलियन लोग हैं जो अलग अलग टाइप के नारकोटिक सब्सटेंसेस के एडिक्ट हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अकॉर्डिंग यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, ये टॉप 3 स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा FIR रजिस्टर हैं एनडीपीएस एक्ट के अंदर में, मतलब ड्रग स्मगलिंग, ड्रग अब्यूज़
ड्रग कंजम्पशन, इसके लिए जो एक्ट का वायलेशन होता है ये वो वाला एक्ट है। तो पिछले 3 साल में 2019 से 21 के पीरियड में इन 3 स्टेट्स में सबसे ज़्यादा एफआईआर फाइल हुई है एनडीपीएस एक्ट के वायलेशन में। दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रग प्रोड्यूसिंग, सबसे बड़े ड्रग प्रोड्यूसिंग रीजन्स कौन कौन से हैं? तो 2 रीजन है, एक गोल्डन क्रीसेंट और एक गोल्डन ट्राइंगल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गोल्डन क्रीसेंट है, चांद के शेप का क्रीसेंट बना हुआ है, और एक है गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन क्रीसेंट में 3 कंट्री आती हैं, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। और गोल्डन ट्राइंगल में 3 कंट्री आती हैं, 4 कंट्री आती हैं, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड। गोल्डन क्रीसेंट जो है ये मेनली ओपियम प्रोडक्शन से रिलेटेड है, यहाँ पे ओपियम का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और गोल्डन ट्राइंगल जो है यहाँ पे मेनली हेरोइन का प्रोडक्शन और स्मगलिंग होती है। म्यांमार में 80% ऑफ वर्ल्ड का हीरोइन प्रोड्यूस होता है। तो ये 2 एरियाज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रग का प्रोडक्शन और स्मगलिंग होती है। इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं ड्रग के अब्यूज़ से डील करने के लिए? पहला प्रोजेक्ट सनराइज, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2016 में एक इनिशिएटिव निकाला था, जिसके अंदर में लोग जो ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं अपने आप को, उनमें HIV प्रीवलेंस जो बढ़ रही है उससे डील करने के लिए इनिशिएटिव काम करता है। देन नशा मुक्त भारत, ये ड्रग फ्री, गवर्नमेंट ने एक ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन निकाला है जिसमें ये लोगों तक कम्युनिटी के थ्रू पहुंचने की कोशिश करते हैं, कम्युनिटी प्रोग्राम के थ्रू जो ड्रग एडिक्शन में हैं। देन उसके बाद सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नारकोटिक कंट्रोल्स ब्यूरो एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया है इसने, जिसके अंदर में ये पूरा ड्रग के ऑफेंसेस और ऑफेंडर इनका पूरा एक कंप्लीट ऑनलाइन डाटाबेस मेंटेन करते हैं करेंगे। और उसके बाद नेशनल ड्रग अब्यूज सर्वे, गवर्नमेंट एक नेशनल ड्रग अब्यूज सर्वे भी कंडक्ट कर रहा है, जिसमें ड्रग अब्यूज का क्या ट्रेंड है हमारी कंट्री में वो हमको पता चल पाएगा और हम उसके अकॉर्डिंग इनिशिएटिव एक्शन ले पाएंगे। देन इसके बाद आता है हाई कोर्ट अपहोल्ड हिजाब बैन इन कॉलेजेस। तो यहाँ पे एक न्यूज़ है जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने 9 स्टूडेंट्स की प्ली जो है वो खारिज कर दी, डिस्कार्ड कर दी, जिन्होंने कॉलेज के नए ड्रेस कोड को चैलेंज किया था ये बोल के कि वो उनके रिलीजियस प्रिंसिपल्स का वायलेशन है। तो हुआ ये कि वहाँ पे कॉलेज में, महाराष्ट्र के कॉलेज में, कॉलेज ने बेसिकली हिजाब, बुर्का, निकाब, इस टाइप के कोई भी रिलीजियस कॉस्ट्यूम जो है वो कॉलेज में पहनने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बैन कर दिया उसको, और एक ड्रेस कोड जो उन्होंने बनाया था वो ड्रेस कोड कंपलसरी कर दिया। तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि ये हमारे रिलीजन की, हिजाब पहनना, बुर्का पहनना, ये हमारे रिलीजन की एक एसेंशियल प्रैक्टिस है इस्लाम की, जिसको हम वायलेट नहीं कर सकते और इसलिए हमको अलाउ किया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इसको एनालाइज किया और स्टडी किया तो कोर्ट ने ये बोला कि ये जो प्रैक्टिस है ये प्रैक्टिस एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम की, और ऐसा किसी भी टेक्स्ट या बुक में नहीं लिखा कि हिजाब या बुर्का पहना जाना कंपलसरी या मैंडेटरी है वुमेन के लिए। अगर हम इसी कंटेक्स्ट में बात करें तो एक चीज़ और जो हमको पता होना चाहिए कि रिसेंटली तजाकिस्तान ने भी अपनी वुमेन के लिए ऑफिशियली हिजाब बैन कर दिया है, जबकि वहाँ पे 95% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है। इसी की तरह जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बोस्निया हर्जेगोविना, फ्रांस, कनाडा, ऐसी कुछ और कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अलग अलग टाइप के रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं हिजाब या बुर्का पे पहनने पे अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। तो बॉम्बे हाई कोर्ट की रूलिंग भी इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ये रूलिंग दी है, और ये कोर्ट की रूलिंग जो है ये कर्नाटका हाई कोर्ट के रूल की तरह ही है, रूलिंग की तरह ही है। लास्ट ईयर कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी ऐसे ही एक जजमेंट दिया था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि हिजाब या बुर्का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर उन्होंने बैन किया है तो वो मतलब ड्रेस कोड का या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के ड्रेस कोड का या यूनिफॉर्म का वायलेशन नहीं कर सकते, ये बोल के कि उनके रिलीजन में हिजाब जो है वो कंपलसरी है। तो ये रूलिंग हालांकि कर्नाटका हाई कोर्ट के अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, जो उसका अपडेट आउटकम आएगा वो आउटकम जब हमको पता चलेगा तब फाइनल होगा। बट अभी के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट और कर्नाटका हाई कोर्ट इन दोनों ने ही हिजाब पे बैन जो है, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ने लगाया था, उसको अपहोल्ड करा है। ये कुछ और केसेस हैं, जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2003 में भी उन्होंने ये बोला था कि एक गर्ल स्टूडेंट नॉट वियरिंग अ हेड स्कार्फ कैन नॉट बी सीन एज वायलेटिंग इस्लामिक इंजेक्शन। कोई अगर लड़की अगर हेड स्कार्फ नहीं पहन रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस्लामिक इंजंक्शंस या प्रिंसिपल्स का वायलेशन कर रही है। सिमिलरली केरला हाई कोर्ट केस 2015 में हुआ था, वहाँ पे ये हुआ था कि सीबीएसई ने एआईपीएमटी के एग्ज़ाम में हिजाब अलाउ करने से मना कर दिया था, ड्रेस कोड के लिए ऊपर एम्फेसाइज किया था क्योंकि एग्ज़ाम में कोई किसी टाइप की मेल प्रैक्टिस ना हो, इसके लिए उन्होंने मना किया था। तो केरला हाई कोर्ट ने ये बोला था वहाँ पे भी कि
आप एडिशनल मेजर्स लीजिए जो उनके लिए जो रिलीजियस अटायर पहनना चाहते हैं, लेकिन ये इस बात का ध्यान रहे कि रिलीजन जो है वो एग्ज़ाम की एफिकेसी जो है उसको किसी तरीके से अफेक्ट ना करे। तो उन्होंने वहाँ पे सीबीएसई ड्रेस कोड जो है वहाँ पे उसको अपहेल्ड करा था कि वो एडिशनल मेजर्स और सेफगार्ड के साथ वो अलाउ कर सकते हैं। देन उसके बाद आते हैं प्राइड मंथ पे। तो जून में यूनाइटेड स्टेट्स में न्यूज़ यहाँ पे ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स जून में हर साल प्राइड मंथ डिक्लेयर या सेलिब्रेट करता है जून मंथ को। तो ये प्राइड मंथ क्या होता है? प्राइड मंथ बेसिकली एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी जो होती है, जिसमें लेस्बियन, गे, बाई सेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर कम्युनिटी जो आती है, जो अपनी सेक्सुअलिटी को मेल और फीमेल के बाहर आइडेंटिफाई करती है, ये उनकी उनकी राइट्स के लिए एक तरह से सेलिब्रेट किया जाता है ये मंथ जो है। तो इसका जो ओरिजिन है ये कहाँ से निकल के आया था? 1969 में जून के मंथ में एक स्टोन वॉल अपराइजिंग हुई थी। ये स्टोन वॉल अपराइजिंग को रिमेंबर करने के लिए भी और एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी के राइट्स को असर्ट करने के लिए भी ये जून का मंथ प्राइड मंथ की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। इस मंथ को, जून मंथ को प्राइड मंथ किसने डिक्लेयर किया था? 1999 में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने। यहाँ पे हुआ ये था कि 1960s में होमोसेक्सुअलिटी जो है यूएस में इलीगल थी, और इसलिए वहाँ पे इस टाइप का कोई भी एक्टिविटी इस टाइप की होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड वो पनिशेबल ऑफेंस थी। लेकिन वहाँ पे एक जगह थी न्यूयॉर्क में, जहाँ पे जिसका नाम था स्टोन वॉल इन, और वहाँ पे बहुत सारी एलजीबीटी कम्युनिटी आके मिलती थी और साथ में एंजॉय करती थी। तो वहाँ पे 28 जून 1969 को न्यूयॉर्क की पुलिस ने रेड कर दी थी, जिससे वहाँ पे राइट्स हो गए थे। 6 दिन तक वो राइट्स चले थे। तो अब आज की डेट में उसी राइट्स की सेलिब्रेशन या कमेमोरेशन में ये जून मंथ जो है बाद में फिर वो प्राइड मंथ की तरह डिक्लेयर किया गया था। तो अब ये LGBTQIA+ राइट्स जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, आज की डेट में उनका क्या स्टेटस है? तो यूएस के सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी रूल कर चुका है कि सारे स्टेट्स जो हैं उनको सेम सेक्स मैरिज अलाउ करना चाहिए, और स्टेट के बाहर जो भी परफॉर्म या रिकॉग्नाइज हुई हैं, जो भी सेम सेक्स मैरिज स्टेट के बाहर हुई हैं, उनको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। आज की डेट में वहाँ पे कोई भी फेडरल लॉ नहीं है जो डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी के बेसिस पे। हालांकि यूएस की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये इम्प्लाई करती है कि अगर आप कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी के बेसिस पे, तो वहाँ पे वो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन की तरह माना जाएगा, जो ऑलरेडी सिविल राइट्स एक्ट 1964 के अंदर में रिस्ट्रिक्टेड है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में LGBTQI+ के लिए क्या राइट्स हैं? तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर पीपल को एक थर्ड जेंडर कैटेगरी की तरह रिकॉग्नाइज किया था। 2017 में एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी रूलिंग दी थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि कोई भी पर्सन फ्री है आर्टिकल 21 के अंदर में अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, अंडर द राइट टू प्रिवेसी की जो रूलिंग आई थी उसी साल में, उसी के अंदर में उन्होंने ये एलजीबीटी कम्युनिटी के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया था कि कोई भी पर्सन अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सकता है, और अगर वो फ्रीली एक्सप्रेस करना चाहता है अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन तो वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है। इसी की परसुएंस में एक एक्ट निकला था, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, जो ट्रांसजेंडर पीपल के राइट्स और वेलफेयर के प्रोटेक्शन के लिए प्रोवाइड करता है। और लास्टली अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ ये फ्रीडम है कि कोई भी पर्सन अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन रिकॉग्नाइज कर सकता है या सेम सेक्स रिलेशनशिप में जा सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली या सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेम सेक्स मैरिज को एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज नहीं किया है। मतलब हमारे यहाँ सोसाइटी में जो मैरिज रिकॉग्नाइज होती है वो अभी तक जो रजिस्टर की जा सकती है एज अ सिविल डॉक्यूमेंट, वो सिर्फ लीगली वो सिर्फ एक मेल और फीमेल के बीच में हो सकती है। सेम सेक्स मैरिज हमारे यहाँ अलाउ नहीं है। तो मतलब हमारे यहाँ होमोसेक्सुअलिटी लीगली अब अलाउ है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद में, लेकिन सेम सेक्स मैरिज जो है ये अलाउ भी नहीं है, डिसअलाउ भी नहीं है। कोई करता है तो उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, तो करने का एक तरह से उसको कोई सिविल रजिस्ट्रेशन या डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद आते हैं संपूर्णता अभियान। तो नीति आयोग ने एक 3 मंथ संपूर्णता अभियान कैंपेन स्टार्ट किया है 4 to 30 सितंबर 2024 से। इसके अंदर में ये 6 आइडेंटिफाइड इंडिकेटर्स पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में इनके 6 इंडिकेटर्स को अच्छा बनाने पे काम करेंगे। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक क्या होते हैं? ये वो डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक हैं जो बहुत ही एक्सट्रीमली पुअर
डेमोग्राफिकली बैकवर्ड हैं, मतलब उनके सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बहुत ही बैकवर्ड हैं। तो ये जो 6 इंडिकेटर्स हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक के, इनको अचीव करने का एम करता है। एडीपी 2016-18 में लॉन्च हुआ था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एबीपी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम 2023 में लॉन्च हुआ था। इसके अंदर में 112 डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं अक्रॉस द कंट्री, जबकि इसके अंदर में 500 ब्लॉक जो 329 डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है अक्रॉस द कंट्री वो कवर होते हैं। और इनकी थीम्स सोशियो इकोनॉमिक थीम्स जो हैं उन पे डेवलपमेंट करने का मेनली फोकस है। नंबर ऑफ इंडिकेटर्स एडीपी में 81 है, इसमें 40 इंडिकेटर्स पे काम किया जाता है। देन उसके बाद आते हैं हेल्थ केयर सेक्टर पे। हेल्थ केयर सेक्टर में पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के ऊपर। इंडिया ने रिसेंटली एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के 86 सेशन में पार्टिसिपेट किया है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन क्या है? अक्रॉस द वर्ल्ड फूड के क्या स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, मतलब किस चीज़ में कितना शुगर होना चाहिए, किस में कितना सॉल्ट होना चाहिए, किस टाइप के प्रिजर्वेटिव अलाउ होने चाहिए या नहीं होना चाहिए, इनसे रिलेटेड जो स्टैंडर्ड सेट करता है उसको बोलते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उसको बोलते हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ये जो स्टैंडर्ड सेट करता है वो कंट्रीज़ के लिए मानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कंट्रीज़ अगर फॉलो करती हैं तो वो एक अच्छा इंडिकेटर या अच्छा स्टेप माना जाता है। तो सीएससी एक इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स बॉडी है, जैसे हमारी कंट्री में एफएसएसएआई है जो नेशनल लेवल पर फूड के स्टैंडर्ड सेट करता है कि किस फूड में कितना पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इम्प्योरिटी या एडल्ट्रेशन किस हद तक कितना, किससे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, जो ये डिसाइड करता है स्टैंडर्ड्स। वैसे ही सीएससी अक्रॉस द वर्ल्ड फूड रेगुलेटर बॉडीज़ के लिए ये स्टैंडर्ड सेट करता है। तो ये जॉइंटली एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर सेट करी थी 1963 में, जिससे कंज्यूमर की हेल्थ को प्रोटेक्शन करने के लिए काम किया जा सके। मेंबर्स की बात करें तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन में 189 मेंबर्स हैं, जिसमें 188 मेंबर कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। इंडिया 1964 में इसका मेंबर बना था। देन उसके बाद आते हैं पोलियो वैक्सीन के ऊपर। तो वो वाइल्ड पोलियो वायरस जो है ये अभी अभी कुछ सिटीज़ में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कुछ बड़ी सिटीज़ में हमको वाइल्ड पोलियो वायरस के केसेस वापस देखने मिलना शुरू हुए हैं। इसका कारण यह है कि लोग वैक्सीन लगवाने से हिचकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन लोगों में फैली हुई है, कन्फ्लिक्ट और पॉवर्टी के कारण वो वैक्सीन उनको नहीं मिल पाई, या उन रीजन में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी ही नहीं है आइसोलेटेड रीजन के कारण। अब इसके कारण एक बहुत बड़ा डब्ल्यूएचओ को एक नेगेटिव इफेक्ट पहुंचेगा। डब्ल्यूएचओ ने एक ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन इनिशिएटिव चला रहा था, जिसमें उन्होंने डेडलाइन सेट करी थी कि बाय द एंड ऑफ 2024 वो अक्रॉस द वर्ल्ड से पोलियो जो है वो एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन अब ये जो वाइल्ड पोलियो रीअपियर हुआ है, ये उसके कारण अब ये एरेडिकेशन जो है ये डिले हो जाएगा। पोलियो के बारे में की फैक्ट देख लेते हैं। ये बहुत ही इन्फेक्शियस एक वायरल डिसीज़ है जो बॉडी में माउथ के थ्रू जाती है और फिर इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई होती है, और इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई होने के बाद ये पूरे नर्वस सिस्टम को अटैक करती है और नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देती है। तो ये मेनली जो है 5 ईयर्स की एज के अंदर में जो बच्चे होते हैं उनको अफेक्ट करती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड मतलब इन्फेक्शन होने के बाद 7 से 10 दिन में पोलियो वायरस जो है वो अपना असर दिखाना शुरू करता है, लेकिन कभी कभी ये 4 to 35 डेज तक भी जा सकता है। इनिशियल सिम्टम में बच्चे को फीवर, फेटीक, हेडेक, वॉमिटिंग और स्टिफनेस होती है नेक में, और लिम्स में पेन होता है। और अप टू 90% ऑफ दोज इन्फेक्टेड विद पोलियो वायरसेस इनमें ना के बराबर या माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, जिससे ये अनरिकॉग्नाइज्ड रहता है और सडनली एक दिन अचानक से उसमें बहुत बड़ा सिम्टम आ जाता है। 1 in 200 इन्फेक्शन जो है, मतलब 200 में से एक इन्फेक्शन इतना सीवियर होता है कि वो परमानेंट पैरालिसिस कर देता है लेग्स का, जिससे मतलब इन्फेक्शन होने के फैलने के कुछ चंद घंटों के अंदर ही वो लेग्स का पूरा पूरा परमानेंट पैरालिसिस कर देता है। और 5 से 10% लोग जो पोलियो से इन्फेक्ट होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। अब ये वायरस जो होता है ये इन्फेक्टेड पीपल शेड करते हैं, यूजुअली बच्चे, फीसेस के थ्रू। और रिसेंटली मतलब 1988 जब से ये इनिशिएटिव चलाया जा रहा है मास लेवल पे पोलियो को कंट्रोल करने का, तब से लेके अभी तक वाइल्ड पोलियो वायरस के 99% केसेस जो हैं वो फॉल हो गए हैं। एस्टिमेटेड 3,50,000 केसेस थे 125 से ज़्यादा एंडेमिक कंट्रीज़ में। आज की डेट में ये सिर्फ 2 एंडेमिक कंट्रीज़ हैं, मतलब सिर्फ 2 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पोलियो अभी वाइल्ड पोलियो के केसेस बाकी हैं, दैट इज़ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इंडिया को पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन डब्ल्यूएचओ से कब मिल गया था? 2014 में, जब हमारे यहाँ कंटिन्यूसली 3 साल तक एक भी पोलियो का केस रिपोर्ट नहीं हुआ था।
पोलियो की वैक्सीन की बात करें तो 2 वैक्सीन आती है पोलियो की, एक आईपीवी वैक्सीन जो इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है और एक होती है ओपीवी वैक्सीन जो एल्बर्ट सेबिन ने डेवलप करी थी। ओपीवी वैक्सीन बच्चे को ड्रॉप्स के फॉर्म में दी जाती है मुंह के थ्रू। ओपीवी वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव होती है, इसमें वायरस जो होता है वो वीकेंड वायरस होता है और ये बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप करने में हेल्प करता है ज़्यादा अच्छे से। लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले रिजॉल्व तिब्बत एक्ट। यहाँ पे रिसेंटली यूएस कांग्रेस जो है उन्होंने एक एक्ट पास किया है प्रमोटिंग अ रेजोल्यूशन टू तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट, जिसको रिजॉल्व तिब्बत एक्ट उन्होंने नाम दिया है। इस एक्ट का मेन एम है तिब्बत और चाइना का जो डिस्प्यूट चल रहा है उसका पीसफुल रेजोल्यूशन प्रमोट करना इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग और यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग थ्रू पीसफुल डायलॉग विदाउट प्री कंडीशंस। मतलब पीसफुल डायलॉग में तिब्बत और चाइना की डायलॉग में डिस्कशन में किसी भी टाइप की कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। यूएस ने तिब्बत के ऊपर पहले भी 2 एक्ट निकाले हैं और ये तीसरा एक्ट है उस सीरीज में। ये मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट इशू है या आर्टिकल है। तो यहाँ पे पहला एक्ट है तिब्बतन पॉलिसी एक्ट 2002 में निकाला था और दूसरा एक्ट तिब्बतन पॉलिसी इन सपोर्ट एक्ट 2020। इस एक्ट का मेन प्रोविजन है ये यूएस की तिब्बत पे जो पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन करता है और चाइना को प्रेशराइज करता है कि वो दलाई लामा के साथ नेगोशिएशन वापस स्टार्ट करे। इस एक्ट का मेन एम है, इस एक्ट के थ्रू यूएस तिब्बत को अपना सपोर्ट शो करना चाहता है और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स जो हैं उसमें तिब्बत के बारे में जो डिस इन्फॉर्मेशन चाइना फैलाता है उसे काउंटर करने का वो काम करने पे पुश करता है। इसके अलावा ये तिब्बत के लोग जो हैं उनको अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन और ह्यूमन राइट्स एसर्ट करने का एक राइट प्रोवाइड कराता है। ये याद दिला के चाइना को कि चाइना इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कोवेनेंट का एक सिग्नेटरी है और इसलिए उसको तिब्बत के लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करे। देन उसके बाद इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है, इसकी ये 30th एनिवर्सरी थी। आईएसए जो है ये एक एजेंसी है यूएन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी के अंदर में, अनक्लॉज के अंदर में इसकी ये 30th एनिवर्सरी थी। तो लॉ ऑफ द सी ट्रीटी, जिसको लॉन्ग वर्जन या फुल नेम है यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी, ये एक ट्रीटी है जो 1982 में अडॉप्ट की गई थी, जिसके अंदर में ओशन के एरिया पे किस कंट्री की कितनी ज्यूरिसडिक्शन है, कहाँ तक, ये डिटरमाइन करने में एक पूरी प्रोसीजर फॉलो करता है। तो ये कन्वेंशन के अंदर में कोई भी कंट्री अपनी बेस लाइन से, अपनी टेरिटोरियल बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक के एरिया को टेरिटोरियल सी मानता है, मतलब वो वाटर उसका ही पार्ट है कम्प्लीटली। एंड 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो डिस्टेंस है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मानता है, EEZ, जहाँ पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर पूरे राइट्स है वो कंट्री क्लेम कर सकती है, जिसकी 200 नॉटिकल माइल्स की बॉर्डर में वो वाटर आता है। इंडिया ने अनक्लॉज की ट्रीटी 1982 में साइन करी थी। अनक्लॉज के अंदर में 3 इंस्टीट्यूट हैं, ये तीनों इंस्टीट्यूट बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। तो पहला इंस्टीट्यूट कौन सा है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, ITLS। ITLS के अंदर में इटलॉस, इसके अंदर में ये इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी है जो अनक्लॉज के अंदर में कोई भी डिस्प्यूट होता है, ये कन्वेंशन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट दो कंट्री के बीच में होता है तो उस पर रूलिंग पास करता है वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। देन देर इज इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ये एक यूएन की बॉडी है जो ओशियंस में जितने भी टाइप के नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं, मतलब माइंस और मिनरल्स जो होती हैं, मिनरल्स मेनली जो होते हैं, ये ओशियंस में मिनरल्स नॉन लिविंग रिसोर्सेज का कौन कैसे कितना एक्सप्लोटेशन कर सकता है उन चीज़ों पे डिसीजन लेता है। एंड देन उसके बाद कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये एक कमिटी है, ये कमीशन है, तीसरी बॉडी है जो यूएन के कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी अनक्लॉज को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। ये कंट्रीज को बताता है कि उनकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ की लिमिट कहाँ तक है और उस लिमिट के बियॉन्ड क्या क्या एक्टिविटीज़ है जो वो कर सकता है। तो ये 3 बॉडीज़ के नाम आपको याद रखना है जो अनक्लॉज के अंदर में बनाए गए हैं और इसमें से जो सेकंड वाली बॉडी है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ये जस्ट हमने पढ़ा इसके 30 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं तो ये इसकी 30th एनिवर्सरी अभी है। देन शिमला एग्रीमेंट 1972, शिमला एग्रीमेंट 1972 का 52nd एनिवर्सरी इस साल सेलिब्रेट हो रहा है या कमेमोरेट हो रहा है। ये 2 जुलाई 1972 को साइंड एक एग्रीमेंट था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में।
तो उस टाइम पे कहानी ये हुई थी कि बांग्लादेश का जो वॉर हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था बांग्लादेश को लेके, उस वॉर के अंदर में पाकिस्तान हार गई थी, और हारने के बाद उसके 90,000 सोल्जर्स जो हैं वो हमने कैप्चर कर लिए थे। तो उसके बाद एक ट्रीटी, एक डील हुई थी, नेगोशिएशन हुआ था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे जुल्फिकर अली भट्टो, उनके बीच में, जिसका आउटकम था ये शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट के की ऑब्जेक्टिव क्या थे? पहला तो था कश्मीर इशू, कि बायलेटरल कश्मीर का जो डिस्प्यूट है वो बायलेटरली रिजॉल्व किया जाएगा, दोनों कंट्रीज मिलकर आपस में रिजॉल्व करेंगी, उसमें कोई थर्ड पार्टी या फिर यूएन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन, पाकिस्तान के साथ रिलेशन इम्प्रूव करने के लिए हमने जो है बेसिकली वहाँ पे कुछ डिस्कशन किए थे, जैसे ओरिजिनल जो लाइन एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वहाँ पे प्री वॉर जो सिचुएशन थी, वो प्री वॉर सिचुएशन को मेंटेन किया जाएगा, और कोई भी डिसीजन जो है, कोई भी एक्शन जो है, वो बिना बातचीत के कभी भी नहीं लिया जाएगा। तो ये बायलैटरल टॉक्स का आगे आने वाले नेगोशिएशन और डिस्कशन को लेके भी शिमला एग्रीमेंट ने बेसिकली एक प्रोसीजर सेट की थी, तो ये एग्रीमेंट वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद एससीओ समिट 2024, रिसेंटली 2024 का एससीओ समिट कंक्लूड हुआ, कहाँ पे? कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में। अब यहाँ पे ये एग्रीमेंट, ये समिट कंक्लूड होने के बाद अब इसकी चेयरमैनशिप जो है ये अब चाइना के पास आ जाएगी नेक्स्ट टर्म के लिए, और चाइना जो है ये अगले साल उसको, ये सार्क समिट को, सॉरी, एससीओ समिट को कंडक्ट करेगा। तो इसकी की हाइलाइट्स क्या थी एससीओ समिट 2024 की? इस समिट में बेलारूस जो है ये 10th मेंबर स्टेट बन गया है एससीओ का। इसके अलावा इसमें अस्ताना डिक्लेरेशन किया गया है। अस्ताना डिक्लेरेशन के अंदर में 25 स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किए गए हैं अलग अलग फील्ड में, रिलेटेड टू एनर्जी, सिक्योरिटी, ट्रेड, फाइनेंस एंड आईटी। इसके अलावा एससीओ के मेंबर्स ने एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है, जिसमें 2035 तक एससीओ के रीजन में वो कंट्रीज को डेवलप करने के लिए काम करेंगे। अब पहले ये देख लेते हैं कि एससीओ होता क्या है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो हम देख लेते हैं, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये बेसिकली पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था शंघाई 5, जो 1996 में बनी थी। 5 कंट्रीज ने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। इसका मेन एम था कि उस टाइम पे जो उस रीजन में, ये जो 5 कंट्रीज के रीजन में एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस ग्रुप्स जो है उनका स्प्रेड हो रहा था और इतने टेंशन जो बढ़ रहे थे, उसको रिजॉल्व करने के लिए और उसको एड्रेस करने के लिए एजेंसी बनाई गई थी। बाद में इस एजेंसी को एक फॉर्मल स्ट्रक्चर का ना, एक इस ऑर्गेनाइजेशन को एक फॉर्मल स्ट्रक्चर दिया गया, और 15 जून 2001 को फॉर्मली एससीओ के नाम से ही एस्टेब्लिश की गई शंघाई में। कब? उसी टाइम पे जब उज्बेकिस्तान इसका 6th मेंबर बना था। बेलारूस के ज्वाइन करने के पहले साल इसमें 9 मेंबर थे, जिसमें इंडिया और ईरान ये भी इंक्लूडेड है। इंडिया, ईरान, पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान जो है रिसेंटली 2017 के बाद ही एससीओ के मेंबर बने हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान और मंगोलिया जो है इनके पास अभी ऑब्जर्वर स्टेटस है एससीओ। एससीओ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसी वन ऑफ द फ्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रीजनल सिक्योरिटी के लिए तो काम करती ही है, इसके साथ साथ में वेस्टर्न एजेंसीज या वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जो वहाँ पे रीजनल सिक्योरिटी का काम करती हैं, उसी का एक मिरर बनाती हैं। मतलब हम अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी खुद कर सकते हैं, वेस्ट को इंडिकेशन पहुँचाने के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह से उसका काम करती है। देन उसके बाद आते हैं सिक्योरिटी पे। तो रिसेंटली एनएसए, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र राजेंद्र खन्ना जी, इनको एडिशनल एनएसए अपॉइंट किया गया है। ये पहली बार हुआ है जब एडिशनल एनएसए की पोस्ट फिल करी गई है, और इसके साथ साथ में आईबी के स्पेशल डायरेक्टर जो हैं टीबी रविचंद्रन जी, इनको डेप्यूटी एनएसए अपॉइंट किया गया है। तो अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या है ये देख लेते हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बेसिकली 1998 में उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने एस्टेब्लिश किया था न्यूक्लियर टेस्ट होने के बाद, जिसका मेन काम रहेगा कि ये नेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए एपेक्स एजेंसी, देख रेख के लिए एपेक्स एजेंसी की तरह काम करेगी। एनएससी के बनने के पहले नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो फंक्शन था टॉप लेवल पे, वो कौन देखता था? प्राइम मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंदर में काम करते थे, वो देखते थे। अब ये जो एनएससी जो है, ये एनएससी 3 लेवल पे काम करती है, इसका 3 टियर स्ट्रक्चर है। एक एसपीजी, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप, देन एनएसएबी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, एंड तीसरा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, एनएससीएस।
तो ये 3 टियर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले एसपीजी। एसपीजी जो है ये कैबिनेट सेक्रेटरी चेयर करता है, जिसमें सीनियर ऑफिशियल्स जो सर्व कर रहे हैं पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड, नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड, वो लोग इसमें मेंबर होते हैं। इसके अलावा इसमें आर्म फोर्सेस के चीफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ और रॉ के भी चीफ होते हैं, और इसका मेन काम होता है पॉलिसी रिकमेंडेशन देना कि नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी कैसी होना चाहिए एनएससी को। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। इसके अंदर में सीनियर रिटायर्ड ऑफिशियल्स, एकेडमिक्स और एक्सपर्ट्स आते हैं सिविल सोसाइटी के। ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस और पॉलिसी रिकमेंडेशन देता है नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज से रिलेटेड एनएससी के लिए, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक अफेयर्स, ये सारी चीज़ों पे एनालिसिस करके वो अपने इनपुट देते हैं एनएससी को। और तीसरा आता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, एनएससीएस। ये प्राइम मिनिस्टर ओवरसी करते हैं, और इसके एनएसए जो हैं ये इसके सेक्रेटरी होते हैं, ये उनकी हेल्प से ऑपरेट करते हैं, और ये एपिक्स बॉडी की तरह काम करती है इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने मैटर्स हैं उनसे उनके लिए। एनएससी जो होता है इसको प्राइम मिनिस्टर खुद हेड करते हैं। एनएसए जो होता है ये सेक्रेटरी की तरह काम करता है एनएससी के लिए, और ये प्राइम मिनिस्टर के लिए प्राइमरी एडवाइजर की तरह भी काम करते हैं ऑन सिक्योरिटी मैटर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। करंटली अजीत डोभाल जी करंट एनएसए हैं, जिनकी 3rd टर्म चल रही है, और ब्रजेश मिश्रा जी पहले एनएसए थे कंट्री के। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना है आपको, अजीत डोभाल जी लॉन्गेस्ट सर्विंग एनएसए हैं इंडिया की हिस्ट्री में। इनका टेन्योर 10 ईयर्स से भी ऊपर जा चुका है। और तीसरी बात, जितनी भी टॉप गवर्नमेंट पोजीशंस हैं उन पे कौन अपॉइंटमेंट करता है? तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट होती है एक, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, दोनों इसमें होते हैं मेंबर्स। ये मिलके ये लोग मिलके सीनियर गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स करते हैं। देन उसके बाद आते हैं हिस्ट्री और कल्चर पे। तो इसमें हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर में पहला था पुडुचेरी फाउंडेशन डे। तो रिसेंटली 1 जुलाई को पुडुचेरी फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया। ये वो दिन है जब गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 पास हुआ था, जिसके अंदर में पुडुचेरी को एक यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया गया था। तो प्रेजेंट यूटी ऑफ पुडुचेरी जो है ये 1962 में बनी थी। चार फ्रांस की पुरानी जो 4 पहले की कॉलोनीज थी, उन 4 कॉलोनीज को मिला के ये 4 कॉलोनीज कौन कौन सी हैं? पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यानम। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे पुडुचेरी और कराईकल जो है ये तमिलनाडु से सराउंड होती हैं, माहे केरला में सराउंडेड है, और यारम जो है ये आंध्र प्रदेश में सराउंडेड है। ये 4 जो यूनियन टेरिटरीज हैं, इन चारों को मिला के बनता है हमारा पुडुचेरी। तो पुडुचेरी को वैसे तो इंडिपेंडेंस जो है वो यूनियन टेरिटरी जो है वो 1 नवंबर 1954 को बन गई थी, जब फ्रांस ने अपनी टेरिटरीज जो है इंडियन यूनियन को जो है ट्रांसफ़र कर दी थी। हालांकि ऑफिशियली ये फ्रांस ने, फ्रेंच की पार्लियामेंट ने जब वो ट्रीटी को रेटिफाई कर दिया था 1963 में, तब पुडुचेरी ऑफिशियली इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बना था। देन उसके बाद यूएस में रिसेंटली 248th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ है 4 जुलाई 2024 को। तो ये वो डेट है जब यूएस ने अपने आप को सोवराइन नेशन डिक्लेयर किया था आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बाय सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ऑन 4 जुलाई 1776। तो ये डेट पे कुछ जो फाइटर्स थे, बेसिकली जो लोग थे जो ग्रेट ब्रिटेन से अपने आप को अलग करना चाहते थे, उन्होंने डिक्लेरेशन किया था कि अब हम इंडिपेंडेंट हैं, और इसी दिन जो है ब्रिटिश कॉलोनीज से ग्रेट ब्रिटेन जो है ये सेपरेट हुआ था। तो ये स्ट्रगल जो है ये 1775 में स्टार्ट हुआ था, जब 13 अमेरिकन कॉलोनीज, उस टाइम पे जो इंग्लिश ब्रिटिशर्स ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज सेट करी थी, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, उन्होंने फाइट स्टार्ट कर दी थी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में। और अमेरिकन रेवोल्यूशन वॉर हुआ था एक 1775 से 1783 के बीच में, जिसमें कॉलोनीज ने अपने आप को गवर्न करने के लिए खुद से डिक्लेयर किया था। देन उसके बाद आते हैं साइंस टेक पे। तो रिसेंटली ग्लोबल इंडिया एआई समिट हुआ है, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, भारत मंडपम में। तो इसके अंदर में डिस्कस ये किया गया है कि एआई का फ्यूचर क्या होगा इंडिया में और वर्ल्ड में। तो इसका की हाईलाइट और आउटकम क्या है? इंडिया ने ग्लोबल डिस्कोर्स सेट किया है, जिसमें वो गवर्नमेंट का इंटेंट शो करती है कि वो एआई एक्सेसिबल बनाएगा सबको रिगार्डलेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। दूसरा, इंडिया एआई मिशन फोकस। ये समिट के अंदर में इंडिया ने कमिटमेंट शो किया है एक रोबस्ट और इंक्लूसिव एआई इकोसिस्टम बनाने का।
तीसरा ग्लोबल पार्टनरशिप, अभी ऐसी कई पार्टनरशिप, 2-3 पार्टनरशिप बन चुकी हैं जो एआई के रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट की बात करती है। इसमें सबसे पहले आता है सीजीआईएपी। इसमें आते हैं सीजीआईपी मतलब कोलैबोरेटिव एआई ऑन ग्लोबल पार्टनरशिप, जिसके अंदर में जीपीएआई ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीपीएआई के सारे मेंबर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया है। जीपीएआई एक 29 मेंबर कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें इंडिया भी आता है, जो एआई की थ्योरी और प्रैक्टिस जो है, मतलब एआई थ्योरेटिकली क्या क्या कर सकता है और प्रैक्टिकल में क्या क्या कर सकता है, विद 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 की फोकस इन माइंड इज कि सोसाइटी को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाया जा सके। मतलब एआई के जो थ्योरी में नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उसको रिमूव करके एआई को इस तरह से यूज किया जा सके कि सोसाइटी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सके। तो इंडिया जीपीएआई की लीड चेयरमैन है 2024 में, और इसलिए एआई के जितने भी ग्लोबल एआई एक्सपर्ट हैं उन्होंने इंडिया ने उनको एक प्लेटफॉर्म पे बुलाया था एक कॉन्फ्रेंस में, जिस पे वो उसको डिस्कस कर सके कि कैसे एआई को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाया जा सकता है। देन उसके बाद अगेन अनदर न्यूज इज इंडिया ग्रांट्स रिकॉर्ड पेटेंट्स। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री जो है, इन्होंने ये हाईलाइट किया है कि इंडिया ने 2024 में 1 लाख से ज़्यादा पेटेंट जो हैं वो इश्यू करे हैं, जो ये शो करता है कि हमने कितना ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है पेटेंट अप्रूवल में। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक लीगल राइट होता है जिसमें आपने अगर कोई चीज़ इन्वेंट करी हो तो कोई और पर्सन उसको रेप्लिकेट, यूज़ या सेल नहीं कर सकता आपकी परमिशन के बिना। ये टेरिटोरियल राइट है, मतलब ये सिर्फ आपकी टेरिटरी ऑफ इंडिया में अप्लाई होता है। ग्लोबल पेटेंट नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता कि आपको कोई पेटेंट मिल गया तो आप पूरे वर्ल्ड में उस चीज़ का प्रोडक्शन रेस्ट्रिक्ट कर पाओ। इंडिया में जो पेटेंट सिस्टम है वो पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर में रेगुलेट होता है। एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, जिसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। इसमें इंडिया 40th पोजीशन पे है इस 2023 में आउट ऑफ 132 कंट्रीज। ये बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। 2015 में हमारी रैंक इस लिस्ट में 81 थी, 2021 में हमारी रैंक इसमें 46 थी और अब हम 40 पे आ गए हैं। ये बताता है कि कैसे हमारे यहाँ पेटेंट जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पास किए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंशन हो रहा है। एक रिलीज स्टडी, इसी ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया में 31% से ज़्यादा राइज देखने के लिए मिला है पेटेंट के एप्लीकेशन में इन 2022, चाइना और यूके से भी ज़्यादा। सो दिस concludes our current affairs for the week of July 1 to July 7. I hope you liked the video and I hope it helped you revising all the current affair of the whole week, or if you haven't read it, I hope it helped you cover the whole current affair for the full week. आप इसका कुछ अच्छा एडवांटेज आगे चल के एग्जाम में उठा पाएंगे। If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam also. Thank you very much for watching the video.